दोस्तों, यह बात साल 2012 की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में उठाए परेशान हालत में मोदी नगर इलाके के एक मकान पर पहुंचती है। वहां उसने मकान मालिक से बात की और उसी घर में किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगी। प्रिया की उम्र उस समय करीब 23 साल थी, जबकि उसकी बेटी वंशिका की उम्र 2.5 साल थी। उसी घर में रहते हुए प्रिया ने एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी बेटी को किराए के घर में छोड़कर ब्यूटी पार्लर में काम करने जाती थी। दिन भर घर से बाहर रहने के दौरान उसकी बेटी की देखभाल मकान मालिक के परिवार वाले करते थे। उसी घर में चंचल चौधरी नाम की एक लड़की भी रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। ज्यादातर चंचल ही वंशिका की देखभाल करती थी। देखते ही देखते प्रिया और चंचल के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हो? आपके घर वाले कहाँ हैं? इस पर प्रिया ने बताया कि वह गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली है। साल 2010 में उसके परिवार ने उसकी शादी राजीव नाम के एक लड़के से कर दी थी। राजीव गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर गांव का रहने वाला था। शादी के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वंशिका रखा। वंशिका के जन्म के बाद प्रिया और राजीव के बीच झगड़े शुरू हो गए। झगड़े इतने बढ़ गए कि राजीव ने प्रिया को तलाक दे दिया। तलाक के बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर मायके लौट आई, लेकिन कुछ समय बाद परिवार वालों को भी प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगे। इस कारण परेशान होकर प्रिया ने मायके भी छोड़ दिया। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जाए तो कहां। उसके साथ एक मासूम बच्ची भी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर थी, क्योंकि मायके वालों ने भी प्रिया को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। दरअसल डिवोर्स के बाद प्रिया के लिए कई रिश्ते आए। घर वाले उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन प्रिया का कहना था कि वह उसी लड़के से शादी करेगी जो उसकी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हो। दुर्भाग्यवश कोई भी लड़का उसकी बेटी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी वजह से प्रिया का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। इसके चलते मायके वालों को प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी। प्रिया ने अपनी दोस्त चंचल को यह सब बताया। उसने यह भी कहा कि उसके घर वाले उससे कहते थे, अपनी बेटी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने अपना मायका छोड़ने का फैसला किया और ठान लिया कि वह अपनी बेटी को खुद पाल पोसकर बड़ा करेगी और उसकी अच्छी परवरिश करेगी। साल 2012 में प्रिया चौधरी चंचल चौधरी के घर आ गई। चंचल प्रिया की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। बताया जाता है कि प्रिया को ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने में भी चंचल ने मदद की थी। धीरे धीरे प्रिया को ब्यूटी पार्लर के अलावा शादी और अन्य कार्यक्रमों में मेकअप करने के काम भी मिलने लगे। प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती थी। साल 2014 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर अमित नाम के एक लड़के से हुई। अमित मेरठ का रहने वाला था। उनकी ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। प्रिया ने अमित के साथ अपनी जिंदगी की सारी बातें साझा की। उसने अपनी शादी, डिवोर्स और मायके वालों के साथ रिश्ते खत्म होने तक की कहानी अमित को बता दी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और समय के साथ अमित और प्रिया की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। अमित ने न केवल प्रिया को बल्कि उसकी बेटी को भी अपनी बेटी के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो गया। प्रिया को लगा कि उसे वह लड़का मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, एक ऐसा इंसान जो न केवल उसे बल्कि उसकी बेटी को भी अपनाने को तैयार है। अब प्रिया अमित के साथ नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अमित मेरठ में बुक बाइंडिंग का काम करता था। वो पब्लिकेशन से ठेके पर किताबें छापने और बाइंडिंग का काम लेता था, जिससे वह अच्छी कमाई कर लेता था। एक दिन अमित ने प्रिया से कहा, तुम अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोल दूंगा। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई। इसके बाद अमित और प्रिया फिजिकली भी मिलने लगे। कुछ दिनों बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर मेरठ चली गई। वहां वे दोनों एक किराए के मकान में साथ रहने लगे। अमित ने प्रिया को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए
थोड़ा समय इंतजार करने को कहा। इस कारण प्रिया का काम बंद हो गया और अब उसका सारा खर्च अमित उठाने लगा। असल में प्रिया और अमित ने शादी नहीं की थी, वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस बीच प्रिया की बेटी भी बड़ी हो रही थी। अमित प्रिया की बेटी को भी बहुत प्यार करता था। वह छुट्टी के दिनों में उन्हें घुमाने ले जाता, शॉपिंग कराता और मूवी दिखाता। प्रिया की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी, लेकिन इस नई जिंदगी में भी प्रिया अपनी दोस्त चंचल को नहीं भूली। दोनों सहेलियां हर रोज फोन पर एक दूसरे से बात करती थीं, लेकिन उस दिन प्रिया ने खुद भी चंचल को फोन नहीं किया था। हालांकि दोनों के घरों के बीच केवल 12 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर नहीं जा सकती थी। दूसरी बात यह कि चंचल को प्रिया का सटीक पता भी नहीं पता था, क्योंकि प्रिया हाल ही में प्रतापपुर इलाके में शिफ्ट हुई थी। चंचल ने शाम होने का इंतजार किया और फिर शाम 5 बजे अमित को फोन किया। इस बार अमित ने बताया कि प्रिया और उसके बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया है, इसलिए प्रिया बात नहीं करना चाहती। चंचल को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अगर प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ होता तो वह यह बात चंचल को जरूर बताती। अमित ने फोन पर प्रिया को आवाज भी दी, तुम्हारी दोस्त चंचल का फोन है, लेकिन प्रिया ने बात करने से मना कर दिया। इधर चंचल ने अमित की आवाज तो सुनी, पर प्रिया की ना कहने वाली आवाज नहीं सुनी। चंचल का शक तब और बढ़ा जब प्रिया ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। परेशान होकर चंचल ने बार बार अमित को फोन करना शुरू कर दिया। अमित ने गुस्से में आकर कहा, प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है। जब हमारे बीच झगड़ा हुआ था तो उसने गुस्से में मुझ पर चाकू से वार कर दिया था। इसके बाद वह अपनी बेटी को साथ लेकर घर से भाग गई। उसने बताया कि उसे नहीं पता अब प्रिया कहाँ है। 31 मार्च को प्रिया की बेटी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा, गलती से मम्मी ने पापा पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उन्हें चोट लग गई थी। इसलिए हम घर से कुछ पैसे लेकर भाग आए हैं, लेकिन आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद 5 अप्रैल को चंचल के फोन पर बैंक अकाउंट से 55,000 निकाले जाने का नोटिफिकेशन आया। दरअसल यह अकाउंट प्रिया का था, लेकिन उसने बैंक में नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहेली चंचल का नंबर दिया हुआ था। चंचल ने बताया कि प्रिया अपने पति अमित के साथ रहती थी, लेकिन 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी वंशिका अचानक से गायब हो गईं। चंचल ने पुलिस को जानकारी दी कि वह प्रिया से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रिया का फोन बंद है। इसके बाद पुलिस ने अमित को थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन अमित ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई जो उसने चंचल को बताई थी। अमित ने बताया कि उसकी पत्नी ने पहले तो उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। उसने पुलिस को अपनी कलाई पर चाकू के निशान भी दिखाए। इसके बाद पुलिस ने अमित को क्लीन चिट दे दी। चंचल, जो पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर लौट गई थी, ने प्रतापपुर थाने में कई बार फोन किया और पुलिस से प्रिया के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा पुलिस वाले चंचल को डांटते हुए कहते थे, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, तुम क्यों इतनी परेशान हो। प्रिया को ढूंढने के बजाय एक पुलिसकर्मी ने चंचल को रात में कॉल करके परेशान करना शुरू कर दिया और उसके साथ अश्लील बातें की। हालांकि चंचल ने ये सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए। जब चंचल अमित से बारे में पूछती तो वह भी उल्टा चंचल पर चिल्लाता और आरोप लगाता, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे फोन करके भड़काया होगा। अमित ने चंचल को धमकी भी दी, मैं तुम्हारी और प्रिया की सारी करतूतों के बारे में जानता हूं। अगर तुमने दोबारा मुझे फोन किया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। इसके बाद 2 जून को पुलिस चंचल के घर पहुंची और हल्ला मचाने लगी, तुम उस लड़की को ढूंढने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हारा उससे क्या संबंध है। जब पुलिस किसी लड़की के घर आकर ऐसी बातें करती है तो मोहल्ले और समाज के लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। यही स्थिति चंचल के साथ हो रही थी, लेकिन चंचल को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह अपनी दोस्त प्रिया के लिए बहुत परेशान थी। इसी दौरान चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक व्यक्ति से हुई। मनीष लोहिया बजरंग दल, आरएसएस
और कई अन्य संगठनों में एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। पहले तो मनीष ने चंचल की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन चंचल बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करती रही। अंततः कुछ दिनों बाद मनीष लोहिया ने चंचल की बात सुनी। चंचल ने उन्हें पूरी कहानी बताई, प्रिया के गायब होने से लेकर प्रतापपुर थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे परेशान करने तक। उसने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारी रात में उसे फोन कर अश्लील बातें करते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को मनीष लोहिया और चंचल मेरठ के एसएसपी से मिले। उन्होंने एसएसपी को पूरी घटना की जानकारी दी। चंचल ने एसएचओ और अन्य अधिकारियों के व्यवहार के सबूत भी प्रस्तुत किए। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसएसपी के आदेश पर क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई गई, जिसने तुरंत ही प्रिया की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने अमित को गिरफ्तार किया और उससे कड़ी पूछताछ की। अमित शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस की लगातार सख्ती के आगे आखिरकार 22 जुलाई को वह टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी के ठिकाने का खुलासा कर दिया। चंचल को पहले से ही शक था कि अमित ने या तो प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी है या फिर उन्हें कहीं बेच दिया है। 22 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के दौरान क्राइम ब्रांच पुलिस मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में स्थित अमित गुर्जर के घर पहुंची। वह घर अभी निर्माणाधीन था, लेकिन काफी हद तक तैयार हो चुका था। पुलिस के साथ कई मजदूर भी थे। पुलिस ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। घर के लिविंग रूम का भी ताला तोड़ा गया। लिविंग रूम के ठीक आगे एक बेडरूम था, जिसमें सोफा सेट और एक बेड रखा हुआ था। पुलिस ने कमरे को खाली करवाया और देखा कि वहां विनाइल फ्लोरिंग की गई थी। पुलिस के निर्देश पर मजदूरों ने फ्लोरिंग हटाई और फर्श को तोड़ना शुरू किया। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, लेकिन खुदाई की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए। वे हैरान थे कि पुलिस आखिर वहां क्या कर रही है। पुलिस की निगरानी में बेडरूम की खुदाई घंटों तक चलती रही। करीब 7 से 8 फीट की खुदाई के बाद पुलिस को गड्ढे में 2 अलग अलग इंसानी हड्डियां दिखाई दी, जो पूरी तरह नमक से ढकी हुई थीं। हड्डियों को सावधानी पूर्वक निकाला गया और फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही पुलिस ने बेडरूम के नीचे से कंकाल बरामद किए, वैसे ही खबर आई कि अमित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। हालांकि उसी रात 22 जुलाई को पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। अमित के पास एक पिस्तौल थी और उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने नूरनगर मोड़ पर अमित के दोनों पैरों में 4 गोलियां मारी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ के दौरान अमित ने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी वंशिका की हत्या की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसने दोनों की हत्या क्यों की। अमित और चंचल के बयान के अनुसार साल 2015 में प्रिया और अमित ने शादी की थी। शादी के बाद दोनों कांशीराम कॉलोनी में अपना मकान लेकर रहने लगे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अमित का व्यवहार अचानक बदलने लगा। प्रिया को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। दरअसल अमित हर शुक्रवार को नहा धोकर तैयार होता और फिर बाहर चला जाता। अमित ने प्रिया की बेटी को अपना तो लिया था और उसे स्कूल छोड़ने भी जाता था, लेकिन अचानक एक दिन उसने प्रिया से कहा कि हमें बेटी को उर्दू भी पढ़ानी चाहिए और तुम्हें भी सिर को दुपट्टे से ढकना चाहिए। प्रिया साईं बाबा को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी, लेकिन अमित उसे ऐसा करने से रोकने लगा। प्रिया यह समझ नहीं पा रही थी कि अमित ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब अचानक अमित के बदलते स्वभाव को देखकर प्रिया ने उसके बारे में खुद पता लगाने की कोशिश की। उसने अमित के डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड वगैरह चेक किए। वैसे तो अमित अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिया से छिपाकर रखता था, लेकिन एक दिन मौका पाकर प्रिया ने वे सभी देख लिए। जब उसने अमित का आधार कार्ड देखा तो उस पर अमित की जगह शमशाद लिखा था, यानी अमित वास्तव में शमशाद था। उसने प्रिया से शादी कर ली थी, लेकिन अब उसकी असलियत सामने आ गई थी।
प्रिया समझ गई कि हर शुक्रवार को शमशाद नहा धोकर जुमे की नमाज पढ़ने जाता था। साल 2018 में जब यह सच्चाई प्रिया के सामने आई तो उसने ये बात अपनी दोस्त चंचल को भी बताई। बाद में प्रिया ने अमित उर्फ शमशाद से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इस पर शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा तथा माफी मांगने लगा। प्रिया अपनी बेटी वंशिका की खातिर और समाज में बदनामी के डर से उसे माफ कर देती है, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो शमशाद सीधे तौर पर कहने लगा कि पूजा मत करो और इस तरह के कपड़े मत पहनो। अगर प्रिया इसका विरोध करती तो वह उस पर हाथ उठाने लगा और मारपीट करने लगा। इसी मारपीट को लेकर साल 2019 में प्रिया ने खरखौदा पुलिस स्टेशन जाकर शमशाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के सामने भी शमशाद रोने और गिड़गिड़ाने लगा तथा प्रिया से माफी मांगने लगा। चूंकि प्रिया मजबूर थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने शमशाद को एक बार फिर माफ कर दिया और अपनी शिकायत वापस ले ली। लेकिन यह सिर्फ एक समस्या नहीं थी जो प्रिया को परेशान कर रही थी। दरअसल शमशाद कई कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था। फिर उन्हीं दिनों प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है। साथ ही यह भी पता चला कि उसके 3 बच्चे भी हैं। जब साल 2014 में प्रिया और शमशाद मिले थे तब उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उधर कांशीराम आवास योजना के तहत जो घर प्रिया ने कम दाम में खरीदा था या उसे मिला था, उसे शमशाद ने प्रिया को बताए बिना फर्जी कागजात के जरिए फरवरी 2020 में बेच दिया था। प्रिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इतना ही नहीं, प्रिया के बैंक अकाउंट को भी शमशाद ही हैंडल करता था। इन सब के बाद पुलिस 28 मार्च की रात, जो कि कत्ल की रात थी, के बारे में शमशाद से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान शमशाद ने बताया कि उस दिन भी रोज की तरह प्रिया और शमशाद के बीच झगड़ा हुआ था। साल 2018 में जब यह सच्चाई प्रिया के सामने आई तो उसने यह बात अपनी दोस्त चंचल को भी बताई थी। बाद में प्रिया ने अमित उर्फ शमशाद से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इस पर शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा तथा माफी मांगने लगा। प्रिया अपनी बेटी वंशिका की खातिर और समाज में बदनामी के डर से शमशाद को माफ कर देती है, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो शमशाद सीधे तौर पर कहने लगा कि पूजा मत करो और इस तरह के कपड़े मत पहनो। अगर प्रिया इसका विरोध करती तो वह उस पर हाथ उठाने लगा और मारपीट करने लगा। इसी मारपीट को लेकर साल 2019 में प्रिया ने खरखौदा पुलिस स्टेशन जाकर शमशाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के सामने भी शमशाद रोने और गिड़गिड़ाने लगा तथा प्रिया से माफी मांगने लगा। चूंकि प्रिया मजबूर थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने शमशाद को एक बार फिर माफ कर दिया और अपनी शिकायत वापस ले ली। लेकिन यह सिर्फ एक समस्या नहीं थी जो प्रिया को परेशान कर रही थी। दरअसल शमशाद कई कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था। फिर उन्हीं दिनों प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है। साथ ही यह भी पता चला कि उसके 3 बच्चे भी हैं। जब साल 2014 में प्रिया और शमशाद मिले थे तब उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उधर कांशीराम आवास योजना के तहत जो घर प्रिया ने कम दाम में खरीदा था या उसे मिला था, उसे शमशाद ने प्रिया को बताए बिना फर्जी कागजात के जरिए फरवरी 2020 में बेच दिया था। प्रिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इतना ही नहीं, प्रिया के बैंक अकाउंट को भी शमशाद ही हैंडल करता था। इन सब के बाद पुलिस 28 मार्च की रात, जो कि कत्ल की रात थी, के बारे में शमशाद से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान शमशाद ने बताया कि उस दिन भी रोज की तरह प्रिया और शमशाद के बीच झगड़ा हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रिया अगले दिन के लिए सब्जी काट रही थी। बातों की लड़ाई अब धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी। इसी दौरान प्रिया के हाथ में पकड़ा सब्जी काटने का चाकू शमशाद की कलाई पर लग गया, जिससे उसे हल्का सा कट लग गया। हालांकि प्रिया को तुरंत पछतावा हुआ कि उसने यह क्या कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
शमशाद गुस्से से पागल हो चुका था। उसने प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। सांस रुकने की वजह से प्रिया तड़पने लगी और फिर कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए शांत हो गई। वह मर चुकी थी। उसी कमरे में 10 साल की मासूम वंशिका बेखबर सो रही थी। शमशाद ने किसी कपड़े से उसका मुंह दबाकर उसे भी मार डाला। वही बच्ची जो उसे पापा कहती थी, जिसे वह हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। आज उसी बच्ची को उस दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। लॉकडाउन के समय वैसे भी शमशाद के घर पर अक्सर उसके दोस्त आते रहते थे। वहीं पर उनकी शराब पार्टी होती थी। जिस घर में उसकी पत्नी और बेटी थी, उसी घर में वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था। अगर प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उसे मारता पीटता था। खैर, माँ बेटी की हत्या करने के बाद शमशाद ने शराब पी और सोचने लगा कि अब इन लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक नहर बहती थी। पहले उसने सोचा कि इन दोनों शवों को ले जाकर उसी नहर में फेंक देगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण जगह जगह पुलिस तैनात थी। ऐसे में अगर वह शवों को लेकर कहीं बाहर जाता तो पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने शवों को नहर में फेंकने का प्लान कैंसिल कर दिया। बाद उसने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कई क्राइम शो देखे। वह सोच रहा था कि घर से बाहर जाए बिना शवों को कैसे गायब किया जाए। तभी उसे एक फिल्म का सीन याद आया, जिसमें एक शव को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ दिया गया था। शमशाद ने भी वैसा ही प्लान बनाया, क्योंकि उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो लॉकडाउन की वजह से बंद था। घर में फावड़े और कुदाल पहले से मौजूद थे। इसके बाद उसने बेडरूम के नीचे ही शवों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पहले वह घर में रखा बेड और सोफा हटाता है, फिर एक कोने में खुदाई शुरू कर देता है। वह घंटों तक खुदाई करता रहा और बीच बीच में थोड़ा आराम भी करता, क्योंकि लॉकडाउन के कारण घर में किसी के आने का कोई खतरा नहीं था। वह करीब 8 फीट गहरा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वह एक दुकान से 20 पैकेट नमक खरीदता है और शवों को गड्ढे में डालकर उन पर नमक छिड़क देता है, ताकि वे जल्दी नष्ट हो जाएं। फिर वह गड्ढे को मिट्टी से भरकर सीमेंट कर देता है और ऊपर विनाइल मैट बिछाकर सोफा और बेड वापस रख देता है। अगले कई महीनों तक वह उसी बेड पर सोता रहा। बाद में यह भी सामने आया कि कत्ल से कुछ दिन पहले शमशाद की पहली पत्नी अफसाना भी घर आई थी। उसके साथ उसका भाई यानी शमशाद का साला दिलावर भी था। वहां प्रिया और अफसाना के बीच लाखों रुपये के ट्रांजैक्शन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद अफसाना और दिलावर बिहार लौट गए, लेकिन जब जुलाई में शमशाद गिरफ्तार हुआ और घटना का खुलासा हुआ, तो पुलिस की एक टीम बिहार पहुंची और अफसाना तथा उसके भाई दिलावर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इसके बाद शवों की डीएनए जांच के लिए प्रिया की मां का ब्लड सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा गया। वहां डीएनए मैच होने से पुष्टि हुई कि शव प्रिया और उसकी बेटी वंशिका के थे। पुलिस ने शमशाद के घर से प्रिया का मोबाइल फोन और घड़ी भी बरामद की, जिसे उसने शवों के साथ ही जमीन में गाड़ दिया था। इस क्राइम को लेकर लोगों का कहना था कि शमशाद को फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा उन पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने प्रिया की दोस्त चंचल को परेशान किया था। हालांकि इस घटना के खुलासे और शमशाद की गिरफ्तारी के बाद चंचल को भी डर सताने लगा था, क्योंकि अगर वह प्रिया की खोजबीन नहीं करती तो शायद इस कत्ल का कभी किसी को पता ही नहीं चलता। प्रिया के घर वाले तो पहले ही उससे नाता तोड़ चुके थे। ऐसे में उसकी एकमात्र सच्ची दोस्त चंचल ही थी, जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई। चंचल ने उन पुलिसकर्मियों की वॉइस रिकॉर्डिंग मीडिया को दी, जो वायरल हो गई। इसी वजह से सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों से भी उसे खतरा था। आरोप यह भी था कि पुलिस को शमशाद ने रिश्वत दी थी, जिसके कारण वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने शमशाद के एक और साथी नकुल शर्मा को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि उसने सबूत मिटाने में शमशाद की मदद की थी। पुलिस ने शमशाद, उसकी पहली पत्नी अफसाना, उसके भाई दिलावर और नकुल शर्मा के अलावा 2-3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। ये बाद में अफसाना और दिलावर ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई,
लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि 7 फीट गहरा गड्ढा एक अकेला व्यक्ति नहीं खोद सकता था। जरूर इस काम में 2-3 लोग शामिल रहे होंगे। आखिरकार चंचल और शमशाद के बयानों व सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे तो अदालत से उन्हें उनके अपराध की सजा मिल जाएगी, लेकिन आपके अनुसार आरोपी शमशाद को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।